फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच भीषण टकराव के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष तेज होता जा रहा है। गाजा पट्टी पर निरंतर रखने वाले हमास यानी फिलिस्तीन की तरफ से इजराइल के दक्षिण इलाकों को निशाना बनाकर किए गए रॉकेट हमले में एक भारतीय सहित 6 लोग मारे गए हैं, जबकि दर्जन भर लोग घायल हुए। हमले में मारी गई भारतीय महिला की पहचान केरल के इदुक्की जिले की सौम्या संतोष, जिनका आयु 30 साल है। सौम्या एस्कलन के एक घर में केयर टेकर का काम करती थी। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की ओर से दागे गए मोर्टार हमले की चपेट में आने से सौम्या की जान गई। यह हमला शाम के करीब 5:30 बजे के करीब हुआ। सौम्या पिछले 7 साल से इजराइल में काम कर रही हैं। वह पिछले बार अपनी परिवार से मिलने के लिए 2017 में भारत आई थी। दोस्तों, हमास और इजराइल के बीच सोमवार से संघर्ष जारी है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमास एक फिलिस्तीनियन सुन्नी इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका गाजा पट्टी में पूरी तरह से दबदबा है, जो कि इजराइल के वेस्ट में स्थित है। दोस्तों, हमास ने इजराइल को निशाना बनाते हुए सैकड़ों रॉकेट दागे हैं, जबकि इजराइल ने हवाई हमले के जरिए उसे जवाब दिया है। मंगलवार को हमास ने कहा कि उसने 5 मिनट के अंदर इजराइल की तरफ 137 रॉकेट दागे। जी हाँ दोस्तों, 5 मिनट में 137 रॉकेट। दोस्तों, आप वीडियो में देख सकते हैं कितने ज्यादा तादाद में एक साथ मिसाइल दागे गए हैं हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर, और कितने बखूबी तरीके से इजराइल डिफेंस सिस्टम, जिसका नाम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, वह मिसाइल को नीचे गिरने से पहले ही हवा में नेस्तो नाबूद कर रहा है। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्ट के मुताबिक रॉकेट हमले के समय आयरन डोम मिसाइल सिस्टम में कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई, जिसके चलते यह डिफेंस सिस्टम कुछ रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में चूक गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तकनीक खामी की वजह से कुछ रॉकेट तटवर्ती शहर की तरफ गिरे होंगे, जिसमें 7 लोगों की जान गई। हमास की तरफ से जारी हमले में इजराइल के तेल अवीव शहर पे रॉकेट दागने के बाद पूरे उस एरिया में सायरन बजने लगे और लोगों को शेल्टर में जाने को कहा गया और सुरक्षित इलाकों में रहने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि सोमवार शाम से मंगलवार दोपहर तक हमास ने इजराइल की तरफ 400 रॉकेट दागे हैं। सेना के मुताबिक इनमें से 200 रॉकेट को आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया, जबकि 150 के करीब रॉकेट अपने निशाने से चूकते हुए गाजा पट्टी के भीतरी इलाके में गिरे। इस बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन ने इजराइल से संयम बरतने और गाजा में कम बल का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। इन सब रॉकेट अटैक के बदले में इजराइल ने गाजा में एयर स्ट्राइक किया और बड़े पैमाने पे बमबारी किया है, जिनमें 78 हमास टेररिस्ट मारे गए और 450 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और गाजा में 2 टनल और हमास मिलिट्री फैसिलिटी और वेपन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरेज साइट को भी नेस्तो नाबूद कर दिया गया। वहीं फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक कहा जा रहा है कि इस बम्बार्डमेंट में 70 से ऊपर लोग की जान चली गई है, जिसमें 9 बच्चे थे। और यह भी कहा जा रहा है कि इजरायली एयरफोर्स वहां के सिविलियन पे बम बरसा रही है। और फिलिस्तीन पूरे दुनिया से यह मांग कर रहा है कि इजराइल पे दबाव डाला जाए, और इस हमले के वजह से पूरी इस्लामिक देश इकट्ठा हो गया है और इजराइल पे दबाव बनाने की कोशिश में जुट गया है। दोस्तों, आप सभी ने यह तो जान लिया कि किसने किस पे रॉकेट दागा, हमला किया, कितने लोग मरे, लेकिन लड़ाई की असली कारण क्या है, चलिए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच यह खूनी लड़ाई लगभग 1 महीने पहले शुरू हुआ था, जब वहां पूर्वी यरूशलेम के इलाकों में यहूदियों ने फिलिस्तीनी अरबी लोगों को उनके घर खाली करने की धमकी दी थी। और ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि यरूशलेम के इस जगह से संबंधी वहां के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने वाला था, और यह माना जा रहा था कि यह फैसला सरकार के पक्ष में आएगा। इसी तनाव के दौरान 7 मई को रमजान का आखिरी शुक्रवार था और फिलिस्तीनी पूर्वी यरूशलेम की अल-अक्स मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे, तो वहां इजरायली सुरक्षा बलों से उनकी झड़प हो गई। इसी हिंसा के दौरान कुछ फिलिस्तीनी मारे गए, जिनके वजह से इजराइल के तेल अवीव में हिंसा अभी भी जारी है। दोस्तों, इस सारी झड़प के बीच एक ही कारण है, जिसका नाम है यरूशलेम। वर्ष 1948 में इजराइल एक राष्ट्र के तौर पे स्थापित हुआ, लेकिन उसे मध्य पूर्व के इस्लामिक देश ने एक देश के तौर पे कभी भी मान्यता नहीं दी। हालांकि इस दौरान यरूशलेम के कुछ हिस्से पर जॉर्डन का कब्जा था, लेकिन इसके बाद 1963 में जब इजराइल ने सीरिया, जॉर्डन और फिलिस्तीन से युद्ध लड़ा, तो इजराइल ने जॉर्डन के कब्जे वाले यरूशलेम के एरिया को भी
जीत लिया और तभी से इस पूर्वी जेरूसलम के इलाकों में यहूदी और फिलिस्तीनियों के बीच टकराव होता रहता है इस जमीन को लेकर। दोस्तों इसी झड़प को लेकर हमास के मिलिटेंट ने इजराइल पे रॉकेट दागना शुरू कर दिया, क्योंकि हमास में अरब लोग का ज्यादा संख्या है और इजराइल यरूशलेम से इन अरबी लोगों को हटा के यहूदियों को बसाने का एक प्रस्ताव अदालत में पास करने के मूड में था। और जैसे मैंने आपको पहले से बताया था कि यह पूरा अनुमान था कि फैसला सरकार के पक्ष में आने वाला था, जिसका परिणाम यह होता कि पूर्वी यरूशलेम के फिलिस्तीनियों को वहां से अपने घर बार छोड़ के जाना पड़ता और यहूदियों को वहां बसाया जाता। तो दोस्तों आपने देखा एक छोटा सा झड़प जो कि अरबी लोगों और सुरक्षा बल के बीच में हुआ था, वो कैसे इतना बड़ा दो देशों के बीच युद्ध का माहौल पैदा कर दिया। और दोस्तों आपको यह जान के ताज्जुब होगा कि इजराइल एक ऐसा देश है जो पूरी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस है, किसी भी मिसाइल अटैक को आराम से रोकने में सक्षम है। तो दोस्तों आप सबके मन में यह सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि पूरी तरह से मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लैस होने के बावजूद कैसे ये कुछ मिसाइल को रोकने में नाकाम हो गया और 6 लोगों की जान चली गई और इतने सारे लोग घायल हो गए। तो दोस्तों मैं आपको इस नाकामी के 2 मेन रीजन बताना चाहूँगा। पहला रीजन, वैसे तो पहले ऐसे बहुत से इजराइल पे अटैक हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो हमास हमला कर रहा है वो मास अटैक कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक साथ 50-50, 100-100 मिसाइल दागे जा रहे हैं, जो कि किसी भी डिफेंस सिस्टम की तकलीफ बढ़ा देता है। इतने सारे मिसाइल को एक साथ इंटरसेप्ट करना फिर उसको उड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि दुनिया की कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम आपको 100% मिसाइल अटैक रोकने की एक्यूरेसी नहीं देती है और ये पॉसिबल भी नहीं है फिलहाल के टेक्नोलॉजी के बेस पर। दोस्तों 100 तो रॉकेट दागे जा रहे हैं और आयरन डोम रॉकेट इस हद तक बिजी हो गया है कि बहुत से रॉकेट मिस कर रहा है और रिपोर्ट के मुताबिक यह तक कहा जा रहा है कि 2014 के बाद यानी पिछले 7 साल में यह इजराइल पे हो रहा सबसे बड़ा अटैक है, जो कि इजराइल को भी हिला के रख दिया है। और दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम यह निकल के आ रहा है कि इस समय इजराइल विदाउट लीडर है, वहाँ कोई लीडर फिलहाल नहीं है, प्रधानमंत्री की चुनाव अभी तक नहीं हुई है, इसलिए इजराइल एक लीडरशिप क्राइसिस से भी कहीं ना कहीं जूझ रहा है। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए अगर बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पूर्ण रूप से प्रधानमंत्री होते तो वह यूरोप के समर्थक को जुटाते, वही और सबसे खास अमेरिका का समर्थक मिलता। आप खुद ही सोचिए दोस्तों, बिना लीडर के एक देश दूसरे देश से कैसे अच्छा डिप्लोमेसी का फायदा ले सकता है। हालांकि बहुत से देशों ने अपने अपने हित को मद्देनजर रखते हुए अपने अपने समर्थक दिए हैं। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि जब इजराइल के ऊपर हजारों रॉकेट दागे गए हों तो इजराइल को अपने बचाव करने का अधिकार है। और दोस्तों जो हाल फिलहाल में जो रिपोर्ट निकल के आ रहे हैं उसमें अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी ये सब इजराइल के समर्थक में आ खड़े हुए हैं। वहीं चाइना, यूनाइटेड किंगडम और टर्की और बहुत से इस्लामिक देश इजराइल के विरुद्ध नजर आ रहे हैं। वहीं रसिया ने दोनों पक्षों को शांति बहाल करने को कहा है और जल्द से जल्द युद्ध को ख़त्म करने की बात कही है ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो। हालांकि इजराइल के समेत पूरी दुनिया को भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार था, जो कि भारत की तरफ से यूएन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टी.एस. त्रिमूर्ति ने दोनों पक्षों पर आपत्ति जताई है। उन्होंने हमास की तरफ से रॉकेट अटैक और साथ ही साथ इजराइल के द्वारा फिलिस्तीनी लोगों को जेरूसलम के शेख जर्राह से फिलिस्तीनी लोगों को हटाने पर भी आपत्ति जताई है। तो दोस्तों आप देखे होंगे कि कभी भी भारत को किसी भी समर्थक की ज़रूरत होती है तो इजराइल ही एक ऐसा देश है जो हमेशा से किसी तीसरे देश की चिंता किए बिना भारत के समर्थक में आ खड़ा होता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि भारत को भी इजराइल को एक तरफा समर्थक दे देना चाहिए? इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताएं। और दोस्तों आज थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता आपको आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लाने की कोशिश की है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट आपके लिए हम लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।